पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न आवृत्तियों का उनके आसपास की सामग्रियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सही ध्वनि से नए रास्ते बन सकते हैं। हमारी आवाजें हमारी दुनिया की दर्शन को प्रभावित करती है और हमें प्रभावित करने वाली अगली आवाज Ancestry.com के अध्यक्ष और CEO डेब लिू है। इस कंपनी का नेतृत्व करने से पहले डेब लिू ने पेपैल और eBay में काम करते हुए कई साल बिताए और फिर बाद में फेसबुक में एक वरिष्ठ कार्यकारी बन गई, जहां उन्होंने फेसबुक मार्केटप्लेस बनाया और उसका नेतृत्व किया। बिजनेस इनसाइडर ने डेब लिू को सबसे शक्तिशाली महिला इंजीनियरों में से एक बताया। विविधता और तकनीक के एक प्रमुख प्रस्तावक के रूप में डेब लिू प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्षेत्र में 90,000 महिला सदस्यों का समर्थन करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था विमेन इन प्रोडक्ट की संस्थापक है। गोल्ड हाउस द्वारा उन्हें A100 भी नामित किया गया था, जो प्रभावशाली एशियाई अमेरिकियों को मान्यता देने वाला सम्मान है। शिखर पर विमोचन करते हुए उनकी नवीनतम पुस्तक टेक बैक योर पावर खेल के मैदान के आसमान होने पर भी अपना रास्ता बनाने की बात करती है। आवाज से दर्शन तक की हमारी यात्रा डेब लिू के साथ जारी है। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं आप सभी से मेरे साथ ये प्रयोग करवाकर शुरुआत करना चाहूंगी। अभी स्क्रीन पर शब्द को देखें। क्या आप इसे देख सकते हैं? 5 अक्षर, बहुत आसान है ना? तो जब आप इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल में आता है? हो सकता है कि आप एक राजनीतिक नेता, एक हॉलीवुड कार्यकारी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के CEO के बारे में सोचें। हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रिटी, अभिनेता, खिलाड़ी, मूवी स्टार, रॉक स्टार के बारे में सोचें। हो सकता है कि आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जिसके पास अधिकार हो, जिसके पास करिश्मा हो, जिसकी आवाज में वजन हो, जिसके पास पहाड़ हिलाने की क्षमता हो, शर्त लगाने को तैयार हो कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। आप स्वयं, मैं कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती हूँ जो कहता है मेरे पास सामर्थ्य है, फिर भी मैं यहाँ हूँ, मैं दुनिया के कुछ प्रतिभाशाली नेताओं की भीड़ से बात कर रही हूँ। और इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आखिरी बार कब आपने सोचा था कि आपके पास सामर्थ्य है? आपको कब लगा था कि आप शक्तिशाली हैं? बात यह है कि सत्ता के साथ हमारा ये असहज रिश्ता है, हम इसे दूसरों में देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी तलाश करने में शर्म आती है। और इससे पहले कि हम वास्तव में किसी के सामने ये स्वीकार करें कि मैं सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता हूँ, हम जो भी शब्द के बारे में सोच सकते हैं उसका उपयोग करेंगे। हमें लगता है कि ये लालची बनाता है, तो हम बस इस हाथी को कमरे में रहने देते हैं जिसके बारे में बात नहीं करनी। तो चलिए आज हम इसके कलंक को निकालते हैं। चलो सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं। और बात यह है कि सामर्थ्य कोई गंदा शब्द नहीं है। इसकी परिभाषा वास्तव में काफी सरल है। अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, बस इतना ही। पूर्णतः निष्पक्ष। फिर भी किसी तरह हमने इसे अपने जीवन में निषेध बना दिया है। हम इससे डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसके हम हकदार नहीं है, कुछ ऐसा है जो केवल किसी और के लिए या हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये सत्ता शक्ति नहीं है जो वास्तव में समस्या है, ये सत्ता शक्ति का मोह है, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग है जिसे हम सभी को डरना चाहिए, न कि दुनिया की घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता जो वास्तव में सत्ता शक्ति है। और ये एक आम गलत फहमी है और मुझे पता होगा क्योंकि मैंने एक बार ऐसा ही सोचा था। 2020 में वापस मेरे इनबॉक्स में अचानक एक ईमेल आया जिसमें मुझे एक सार्वजनिक कंपनी के CEO की भूमिका के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं वास्तव में जोर से हंसी। मुझे बहुत अरब डॉलर की कंपनी के CEO, मुझे लगा कि ये इतना मजेदार है कि मैं वास्तव में यकीन नहीं कर पा रही थी। और मैंने इसे अपने पति, अपनी बहन और अपने देवर के साथ एक ग्रुप चैट में भेज दिया और हम सब खूब हंसे क्योंकि मैं CEO मटेरियल नहीं हूं। मैं खुद से ये कह रही थी, लेकिन वो इसे जानते थे क्योंकि वो हंसे थे। क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं था, मैंने कभी कोई कंपनी नहीं चलाई, तो मैं निश्चित रूप से वैसे नहीं हूं जैसे वो सोच रहे थे। खैर, अब मैं CEO कहती हूं तो क्या सोचते, मैंने हमेशा एक CEO की कल्पना की थी जो मैं नहीं थी। और आंकड़े इसकी स्पष्टता करते हैं। विशिष्ट अमेरिकी CEO पुरुष है, गोरे, कम से कम 60 वर्ष के हैं। और मेरे दिमाग में मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बना ली थी जो एक सूट में बैठता है, एक बहुत महंगा सूट, एक कोने के कार्यालय में, और अपनी दोपहर की मदिरा का आनंद लेता है। और पीती भी नहीं हूं मैं। गहरी आवाज वाला कोई व्यक्ति जो अपने अधिकार और अनुभव का पूरा भार डालता है, संपूर्ण विशिष्ट हॉलीवुड के समान। तो मैंने उस ईमेल का जवाब दिया, ज्यादातर शुद्ध जिज्ञासा से और थोड़ा सा संदेह से सोचकर कि किसी ने कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती की है। जब मैंने सोचा कि यह गलती और मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो कुछ सप्ताह बाद किसी ने मुझे जवाब दिया और मुझे इस काम के लिए भर्ती करने वाली खोज कंपनी के मुख्य निर्देशक से मिलने के लिए कहा। ये धीरे धीरे मुझ पर प्रकट होने लगा कि शायद वो गंभीर थे।
और मैंने सोचा कि ये कैसा होता है ये देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि और कुछ नहीं तो मेरे पास अपनी अगली बातचीत के लिए एक अच्छी कहानी होगी। तो मैं वहां थी। मैंने खुद को जिम स्ट्रीन के साथ डिनर पर पाया, जो कि एक सम्मानित सिलिकॉन वैली के कार्यकारी भर्तीकर्ता थे, और उन्होंने मेरे साथ इस अवसर पर चर्चा की, पर मैं ही क्यों? और उसने उत्तर दिया, तुम क्यों नहीं। उन 3 शब्दों ने मेरा नजरिया बदल दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये अवसर मेरे पास इसलिए नहीं आया था क्योंकि किसी ने गलती की थी, क्योंकि शायद मेरे पास कुछ ऐसा था जो वो चाहते थे, कुछ खास जो मुझे दुनिया को देना था। शायद मैंने कुछ ऐसा देखा जो अन्य लोगों ने नहीं देखा। मैंने उन प्रोडक्ट और टीमों का निर्माण किया जिनकी वे तलाश कर रहे थे। शायद मेरे पास उन चीजों को करने का एक अलग तरीका था। देखिए, बात सामर्थ्य की है। ये उस सांचे को ढालने की नहीं है जो दूसरे आपके लिए बनाते हैं। ये उन्हीं समान दिखने के बारे में नहीं है। ये दुनिया में आप आकार के संपूर्ण को खोजने के बारे में है, वो चीज जो आप अकेले ही कर सकते हैं। इस पल और इस नए अवसर के बारे में मैंने अपने आप से जो मन में प्रश्न पूछा वो था, हाँ, लेकिन यदि मैं असफल हो गई तो क्या होगा? और बात यह है कि ये वो हिस्सा है जहां मैं आपको बताती हूँ, मुझे वो नौकरी नहीं मिली। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, और ये ठीक था क्योंकि मैंने कई और कंपनियों से बात की और कुछ भी सही नहीं लगा। और फिर 1 साल से भी कई समय के बाद एनसिस्ट्री के सीईओ की जगह आई, और अचानक मैं इस 35 वर्षीय कंपनी के अगले अध्याय को लिखने की चुनौती लेने के लिए तैयार थी। और हाँ, मुझे वो काम मिल गया। मैं एनसिस्ट्री का सीईओ बन गई। चक स्विंडोल ने एक बार कहा था, जीवन 10% इस बारे में है कि मेरे साथ क्या होता, और 90% इस बारे में कि मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करती हूँ। तो आप हर दिन चुनते हैं। हर ठोकर आपके कदम का पत्थर बन सकती है। उन दोनों चीजों में फर्क सिर्फ आपके नजरिए का है। जब आप नहीं सुनते हैं तो वास्तव में किसी और के लिए हाँ कहने का अवसर खुल जाता है। सफलता कभी असफल न होने के बारे में नहीं है। यह असफलता के सबक लेने और इसे आपको आगे बढ़ने की अनुमति देने के बारे में है। इसका मतलब ये नहीं है कि असफलता से कम नुकसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे कुछ आश्चर्यजनक हो सकता है। हर बार जब मैं जिम के बारे में या उससे बातचीत के बारे में सोचती हूँ तो मैं वास्तव में मेरे करियर पर पड़ने वाले प्रभाव से प्रभावित होती हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति, अगर उन्होंने मुझे उस नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए, जोखिम उठाने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो मैं आज जहां वहां नहीं होती। और ये बात है, कभी कभी जीवन भर का क्षण आता है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जो आपके लिए जोखिम उठाने को तैयार है। कोई है जो आप पर विश्वास करता है, भले ही आपको यकीन न हो कि आप खुद पर विश्वास करते हैं। और ये एक मित्र है। फेसबुक की कार्यकारी टीम में शामिल होने के कुछ महीने बाद मैं कुछ समय के लिए कंपनी में थी। मैं प्रबंधक ने मुझसे पूछा कि मैंने नेतृत्व टीम में बैठकों में कभी बात क्यों नहीं की। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो नहीं जानता था, इसलिए मैंने उसे उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाय मैंने कहा, कृपया अगली मीटिंग में देखें और मुझे अपनी राय दें। अगली मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, मैंने इस पर पहले कभी गौर नहीं किया, लेकिन हर बार जब आप बोलती थी तो कोई ना कोई आपको टोक देता था। मैंने जवाब दिया, अब आप जानते हैं कि मैं अधिक क्यों नहीं बोलती। कुछ सप्ताह बाद माइक और मैं एक अन्य बैठक में शामिल हुए, और उन्होंने देखा कि एक पुरुष सहकर्मी ने मुझसे मेरा मौका छीन लिया। और उस रात अचानक मुझे एक संदेश मिला। वो सहकर्मी था जो मेरी बात रोकने के लिए क्षमा मांग रहा था। मैंने तभी जान लिया माइक उससे ये बात कर चुका था। बात यह थी कि उस सहकर्मी को यह एहसास भी नहीं था कि वो क्या कर रहा था। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी सत्ता शक्ति वापस लेने का मतलब अकेले सफल होना बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ है दूसरों के साथ सहयोग करना जो आपको अपना समर्थन और शक्ति प्रदान करेंगे। इसका मतलब है कि आप उन्हें अपना समर्थन और ताकत दे रहे हैं और साथ में आप उनके साथ अपने पक्ष में आगे बढ़ सकते हैं। सपोपदेशक 4 अध्याय ये कहता है, यद्यपि कोई एक पर प्रबल हो सकता है परंतु 2 अपना बचाव कर सकते हैं, और 3 धागे से बनी डोरी जल्दी नहीं टूटती है। 4 प्रकार के सहयोगी हैं जो आपको उस स्थान तक पहुंचने में मदद करते हैं। परामर्शदाता आपके शिक्षक हैं। वही हैं जो आपके साथ आपका अनुभव साझा करते हैं, जो आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता होने पर दिशा देते हैं। जब आप फंस जाते हैं तो आपको सलाह की आवश्यकता होती है, वे आपको वो रास्ता दिखाते हैं। लेकिन प्रायोजक वही होते हैं जो आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। वही है जो अवसर और दृश्यता तक पहुंच प्रदान करते हैं। वे आप में क्षमता देखेंगे और आपको वो अतिरिक्त कार्यभार देंगे। वे आपको सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा तक दांव पर लगा सकते हैं। फिर आपकी टीम, ये वही है जो आपकी दर्शन को साझा करते हैं और वास्तविकता की एक संयुक्त दर्शन बनाने के लिए आपके पक्ष में श्रम करते हैं। उनके कौशल आपके जैसे, और साथ में आप इतना अधिक हासिल कर सकते हैं जितना आप अकेले नहीं कर सकते। और अंत में आपके पास अपना मंडली है, वे लोग जिनका जीवन आपके साथ जुड़ता है।
आपकी मंडली, काम के बाहर आपके उत्साह विभाग है, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपका चर्च समुदाय, आपका बाइबल अध्ययन समुदाय, वे लोग जो आपको सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप सफल होंगे तो वे आपकी सराहना करेंगे और जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो वे आपके हाथ को थामेंगे। मैंने पाया जब मैं इन 4 जगहों पर समर्थन की तलाश करती हूँ तो ये चुनौतियां कम होती दिखती हैं और मैं अधिक सशक्त होती हूँ। जब आप अपने दम पर हों तो आपको अकेले ही मजबूत होना होगा, लेकिन जब आपके पास सहयोगी हो तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए उन्हें खोजें, उनसे सीखें, उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं और जब तुम उन ठोकरों को पाओगे तो वही उन पर चढ़ने में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे याद है कि माइक के साथ मैं एक मीटिंग में गई थी और ये आमने सामने की मुलाकात थी, लेकिन ये मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात थी। मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उसने मुझे बताया कि वो लगभग 1 दशक तक कंपनी में रहने के बाद कंपनी छोड़ने जा रहा है। वो वर्षों से मेरे प्रबंधक और सहयोगी थे। अच्छे और बुरे माध्यम से उनके जाने का विचार विनाशकारी था, लेकिन उतना विनाशकारी नहीं था जितना उसके मुंह से निकला अगला शब्द। अब आप बोस को रिपोर्ट करेंगे। एंड्रयू बोसवर्थ बोस विज्ञापन टीम का प्रमुख है और उसे रिपोर्ट करने का विचार अंदर में एक पंच की तरह था। हर किसी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ से आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते, और उस व्यक्ति का आपका प्रबंधक होना यह वास्तव में कठिन था। और मैंने उसी पल इस्तीफा देने के बारे में सोचा। बात यह है कि बोस और मैं पूरी तरह से विपरीत थे। वो साहसी, तेज तर्रार, बहुमुखी थे। वो धक्का देगा और मैं खींचूंगी, वो मेरी आलोचना करेगा और मैं चुप हो जाऊंगी। मैंने उसे आक्रामक और गर्म खून वाला पाया, उसने मुझे दूरी रखने वाली और बंद पाया। हम दो पूरी तरह से अलग विचार के थे और अगर कोई हमारे साथ कमरे में कुछ समय बिताता तो वो तनाव महसूस कर सकते थे। मुझे अपनी नौकरी से प्यार है, लेकिन उस मुलाकात के बाद मैंने अपने पति को मैसेज किया और मैंने उन्हें बताया कि मैं अगले दिन नई नौकरी की तलाश करने जा रही हूं, और उन्होंने कहा कि और मैंने उन्हें बताया क्यों। और उसने कहा बढ़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन हालांकि सीईओ ने हस्तक्षेप किया। मैं बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन मैं मान गई क्योंकि ये मेरी अब तक की सबसे कठिन बातचीत थी। हमारे रिश्ते की सतह के नीचे जो कुछ उबल रहा था वो सब बाहर आ गया। मैं उससे कैसे डरती थी, उसने मुझे कितना निराश किया था, उन्होंने कितने तरीकों से मुझे उन लोगों की याद दिलाई जो मुझे बड़े होने पर अलग होने के कारण तंग करते थे। और बात यही थी कि वो दंग रह गया। उसने इसमें से कोई भी काम जानबूझकर नहीं किया था और हमारा रिश्ता उसके अंत से उतना ही भरा हुआ था जितना कि मेरा था। और उसे पता नहीं था कि वो इतना कष्ट दे रहा था क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं बताया। इसके बजाय मैं चुपचाप दुख सह रही थी, चुपचाप शिकायतों को सहन कर रही थी। और जब मैं आखिरकार उसके सामने मुंह खोल रही थी तो उसने वास्तव में माफी मांगी और मैंने उसे माफ कर दिया। और क्षमा के उस क्षण ने हमारे लिए सब कुछ बदल दिया। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्षमा हमेशा मेल मिलाप की ओर नहीं ले जाती, लेकिन इसने बोझ और मेरे लिए वही किया। लेकिन ये सुलेह नहीं है जो महत्वपूर्ण है। क्षमा शक्तिशाली है क्योंकि क्षमा स्वतंत्रता देती है। कमजोरी के रूप में देखना बहुत ही आसान है। नाराज रहने का मतलब है कि आप ऊपर आ रहे हैं, और सालों तक मैंने यही सोचा, लेकिन वे इसे एक कारण के लिए एक कूटता कहते हैं। आप ही इसे धारण करने वाले हैं और आप ही भार उठाने वाले हैं। और इसलिए जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को आगे बढ़ने दे रहे होते हैं। आप अतीत के बंधन को काट रहे होते हैं। आप उस दर्द को पार कर रहे होते हैं। आप दूसरे के लिए नहीं तो खुद को उपहार देना चुन सकते हैं। ये अच्छा है। और जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसे क्षमा करने में तुम निर्बल नहीं हो। आप उस दर्द को जाने दे रहे हो और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन रहे हो। क्षमा करना सीखना अपनी सत्ता शक्ति खोजने की इस प्रक्रिया का केवल एक चरण है। यदि आप वास्तव में अपनी सामर्थ्य वापस लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज भी ढूंढनी होगी, और वो मेरे लिए वास्तव में चुनौतीपूर्ण काम था। जब मेरे पति और मेरी पहली बार सगाई हुई थी तो हमारे चर्च ने हमें विवाहपूर्ण परामर्श सत्रों की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए कहा। इनमें से एक के दौरान हम अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए पासबान के पास बैठे और मैंने उत्साहपूर्वक साझा किया कि कैसे मुझे स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल में स्वीकार कर लिया गया था और कैसे डेविड मेरी शादी के 1 सप्ताह बाद मेरे साथ कैलिफोर्निया जाने की योजना बना रहा था। हमारे पासबान ने पूरी तरह से अलग महसूस किया। महिलाएं, उन्होंने कहा, पत्नी और गृहिणी होने के लिए थी। आपको ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों थी? पुरुषों को नेतृत्व करना था और करियर बनाना था। उसने हमें बताया कि हम जो कर रहे थे वो गलती कर रहे थे। परंतु डेविड मेरे साथ खड़ा रहा और उस संध्या को हमने बातें की। उसने मुझे याद दिलाया कि एक कारण था कि मेरा नाम दबोरा रखा गया था। बाइबल में दबोरा एकमात्र ऐसी महिला न्यायाधीश थी जिसके बारे में लिखा गया है, इज़राइल का न्यायाधीश। उसने महान सत्ता शक्ति का पद धारण किया। हाँ, वैसे उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे मिलने से पहले अपनी बेटी का नाम
दबोरा रखना चाहता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो इतनी अतुल्य नेता थी, लेकिन उसने इस महान सत्ता शक्ति के पद को धारण किया और उसने बिना किसी शर्त और बिना किसी भय के परमेश्वर के आशीर्वाद से उस सत्ता शक्ति का प्रयोग किया। उसने मुझे नीति वचन 31 महिला की याद दिलाई, मतलब कि एक पत्नी, एक माँ, एक उद्यमी, एक छोटा व्यवसाय मालिक। और उसने मजाक में कहा कि वो उस दिन के पतियों की तरह होगा जो फाटकों पर बैठे हैं, एक दूसरे के जूतों में थूक रहे हैं। उस दिन डेविड ने मुझे जो सिखाया वो ये था कि दूसरों के विचार के बावजूद मेरी आवाज मायने रखती थी और मुझे वो नहीं छोड़ना पड़ा जो मैं जीवन में चाहती थी, क्योंकि दूसरों को कुछ अलग की उम्मीद थी। और ये मेरे लिए एक शक्तिशाली एहसास था। उन्होंने मुझे हमारे चर्च के वरिष्ठ पासबान से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें ये पहले पासबान रिपोर्ट करते थे। न केवल उस पासबान ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, बल्कि ये भी बताया कि उसकी अपनी पत्नी कितनी सफल और शक्तिशाली थी। उस पासबान ने उस चर्च में हमारी शादी करवाई और अगले हफ्ते डेविड और मैं कैलिफोर्निया चले गए ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। मुझे यकीन है कि यहाँ हर किसी ने खुद को इसी तरह की स्थिति में पाया है, जब आप डरते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, जब आपके मूल्य और विश्वास सीमा से बाहर लगते हैं और कोई आपको बता रहा है कि शायद ये ईश्वर की इच्छा में नहीं है और आप नहीं जानते कि क्या विश्वास करना। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप नहीं जानते कि आप क्या सुन रहे हैं और आप सोचने लगते हैं कि क्या करें, लेकिन अगर आप डरे नहीं होते तो आप क्या करते। हम अपना जीवन लोगों से घिरे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं और वो कौन बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर आपको कौन बनाना चाहता है, आपका सच्चा प्रामाणिक स्वयं कौन है। जब मैं स्टैनफोर्ड पहुंची, हमारे पास बहुत शुरुआती कक्षाओं में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा, पहली बात जो आप मेरी कक्षा में करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना मृत्यु लेख लिखे। और वो एक पूर्ण कार्य था, उन्होंने हमें कोई अन्य मार्गदर्शन नहीं दिया। ये थोड़ी विचित्र बात है जब आपके पास दुनिया में 20 कुछ बाहर का समूह है, ये फिर से स्कूल है, मजे कर रहा है और उन्हें अपनी मृत्यु लेख लिखने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम अपनी मौत के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। हमें सामत के बारे में बात करना पसंद नहीं है, हम अंत के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये इसे कम वास्तविक नहीं बनाता। हमने उन मृत्यु लेखों को लिखा था, हमने उन्हें एक दूसरे के साथ पढ़ा और उन्होंने अपने कुछ विचार साझा किए। उनकी यात्राएं पहले ही समाप्त हो चुकी थीं और उनकी कहानियां तब पूरी हो चुकी थीं। सच तो यह है, हमारे पास दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए इतना सीमित समय है कि हम बिना पछतावे के पीछे मुड़कर देख सके और कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस कार्य को अगले हफ्ते में कभी जरूर करें। यदि आप अपना मृत्यु लेख लिखने जा रहे हैं तो वो क्या कहेगा? आप किस लिए याद किए जाना चाहेंगे? करुणा, दयालुता, बुद्धिमत्ता, प्रभाव? शायद आप उन लोगों के लिए खड़े होने के लिए याद रखना चाहते हैं जिन्हें जरूरत है, या आप मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए। जो भी विरासत आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, उसे बनाने के लिए 10, 20, 30 साल का इंतजार न करें, इसे आज ही शुरू करें। इसलिए मैंने जो किया वो ये था कि मैंने अपने जीवन के लिए एक मिशन तैयार किया कि मैं लोगों को मुझसे मिलने के लिए बेहतर तरीके से छोड़ना चाहती हूँ, कि मैं दूसरों को जोड़ने और दुनिया में समस्याओं को हल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे जो कौशल प्रदान किया है उसका उपयोग करना चाहती हूँ। और वो मिशन मेरे लक्ष्यों में परिवर्तित हो गया और वो लक्ष्य मेरे कार्यों को सूचित करते हैं। वो ये मिशन है जिसने मुझे पिछले एक दशक में 1000 से अधिक अजनबियों को सलाह देने और उनके करियर की चुनौतियों के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने 2021 में भूमिकाएं बदली तो उनमें से 100 से अधिक लोग वास्तव में मेरे संपर्क में आए, मुझे एक कहानी बता रहे थे कि कैसे हम किसी तरह से मिले और मैंने कैसे उनका रास्ता बदल दिया। उनमें से कई ने हमारे कोचिंग सत्र का उल्लेख किया। हमारी बैठक हुई जहां मैंने उन्हें दी गई कुछ छोटी छोटी सलाहों का उल्लेख किया गया था, जो टिप्पणियां मैंने उन्हें दी थी जिसका उन पर कुछ असर पड़ा था। बात यह है कि मुझे ये कहने में शर्म आती है कि मैंने जो कुछ कहा था उनमें से अधिकांश मुझे याद नहीं है, पर उन्हें अच्छी तरह से याद था। मैं ये डींग मारने के लिए नहीं कहती, मैं ये उस पसंद की शक्ति को दर्शाने के लिए कहती हूँ जिसे हम हर दिन 100 बार बना रहे हैं। हम अपने जीवन के इतने बड़े हिस्से से अनजान रहते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन प्रभाव वो है जो आप जाने के बाद पीछे छोड़ गए।
सत्ता शक्ति की वो परिभाषा याद है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी? सत्ता शक्ति का अर्थ केवल प्रभाव होना नहीं है, इसका अर्थ है दुनिया में एक स्थायी अंतर बनाना। आप अच्छा खासा प्रभाव छोड़ सकते हैं। वो जीवन छोटा है और आप में से केवल एक ही है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी विरासत हो? धन्यवाद।